हेलो दोस्तों, जागरण जोश में आप सबका स्वागत है। मैं हूं शारदानंद। हम लोग इस वीडियो में देखते हैं कि आज के करंट अफेयर्स से क्या कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, साथ ही उनके सही जवाब क्या होंगे और उनसे जुड़े हुए क्या कुछ फैक्ट्स निकल के आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस करंट अफेयर्स के सेशन को। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज के पहले सवाल के साथ। पहला सवाल है, किस राष्ट्र ने चीनी और पाकिस्तानी कंपनियों को एनटीटी सूची में रखा है? सही जवाब ऑप्शन बी, अमेरिका, यूएस। यूएस ने हाल ही में 12 विदेशी कंपनियों, जिनमें चीन की और पाकिस्तान की कंपनियां शामिल हैं, उनको अपने एनटीटी सूची में रखा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि संवेदनशील प्रौद्योगिकियां, जो भी टेक्नोलॉजी है, सेंसिटिव टेक्नोलॉजी, उन लोगों के हाथों में न आए जिससे कि राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो। तो इससे पहले हम लोग समझते हैं कि ये जो एनटीटी लिस्ट है, ये एक्चुअली है क्या। देखिए, एनटीटी लिस्ट जो है फरवरी 1997 में यूएस में ये लिस्ट बनाया गया था ताकि वहाँ के जो एक्सपोर्टर हैं और जो आम नागरिक हैं उन्हें इस बारे में अवेयर किया जाए कि जो इस लिस्ट के अंदर जो भी कंपनीज हैं उनसे यूएस को कुछ खतरा हो सकता है, जिससे कि अगर वो कंपनी जो इस लिस्ट में है, अगर उसे कोई भी ऐसे संवेदनशील जानकारी मिल जाए जिससे कि वो मास डिस्ट्रक्शन के आर्म्स बनाने में या उसके इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने में किसी तरह की भूमिका निभा सकता है। और इसीलिए इस लिस्ट को बनाया गया ताकि इसके बाद से अगर कोई भी कंपनी जो इस लिस्ट में है वो अगर यूएस में एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करना चाहती है तो उसे वहाँ के होम सेक्रेटरी से सीधे सीधे जो है परमिशन लेनी पड़ती है। और ये जो परमिशन होती है बहुत ही कंट्रोल्ड होती है और पूरी तरीके से निगरानी में होती है यूएस डिपार्टमेंट के अंदर। ऐसा कहा जाता है कि यूएस का जो ये एंटिटी लिस्ट है ये इसलिए बनाया गया ताकि इट कैन सर्व एज ए की टूल इन देयर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट प्रोलिफरेशन ऑफ यूएस एक्सपोर्टर्स स्क्रीनिंग देयर ओन ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग सेंसिटिव आइटम्स। और हम बढ़ेंगे आज के अगले सवाल पर। भारतीय रिजर्व बैंक ने इनमें से किसे हाल ही में यस बैंक के बोर्ड में अतिरिक्त निदेशक नियुक्त किया है? और सही जवाब है ऑप्शन बी, आर गांधी। आर गांधी, जैसा कि आप सबको पहले से पता होगा, अगर नहीं पता है तो आर गांधी आरबीआई के एक्स डेप्यूटी गवर्नर रह चुके हैं और इन्हें जो है अभी 14 मई 2019 से लेकर 13 मई 2021 तक, यानी लगभग 2 साल के लिए, 2 इयर्स के लिए यस बैंक के बोर्ड में अतिरिक्त डायरेक्टर निदेशक नियुक्त किया गया है। ये जो नियुक्ति हुई है यस बैंक में आरबीआई के द्वारा, ये एक रूल है बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 की धारा 36 एबी की उपधारा 1 के तहत की गई। अब सवाल ये उठता है कि ये जो बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 है उसके तहत क्या आरबीआई किसी बैंक में अपना कोई अपॉइंटी रख सकता है? जी हाँ, रख सकता है। एक क्लॉज है। क्या क्लॉज है? वहाँ ये क्लॉज रखा गया है कि बैंक को, अगर आरबीआई को अगर ऐसा लगता है कि बैंक के ऊपर किसी तरह का कोई जोखिम है, कोई रिस्क है, जिससे कि बैंक को या कंज्यूमर को या आरबीआई को या देश को किसी तरह का घाटा हो सकता है, तो ऐसे परिस्थिति में वह इस रूल के तहत अपने नियुक्तियां वहां पे कर सकता है। ये जो नियुक्ति इसीलिए हुई क्योंकि यहाँ बैंक को घाटा हो रहा था। अभी उसने जब मार्च की तिमाही यस बैंक ने घोषित की, उसमें 1507 करोड़ रुपए के नुकसान की रिपोर्ट की और इसी रिपोर्ट के बाद जो रेटिंग एजेंसियां होती हैं जैसे कि इकरा और इंडिया रेटिंग्स ने इसकी जो लॉन्ग टर्म रेटिंग है उसे कम कर दिया। और ये सारे नेगेटिव एस्पेक्ट को देखते हुए ही आरबीआई ने आर गांधी को अपना वहां पे एक अतिरिक्त निदेशक नियुक्त कर दिया। अगला सवाल, इनमें से किस भारतीय कंपनी को म्यांमार में एक नया कंटेनर टर्मिनल विकसित करने की मंजूरी मिल रही है? और सही जवाब है ऑप्शन बी, अदानी ग्रुप। अदानी ग्रुप का ये एक दूसरा, अगर समझे तो ये सेकेंड इंटरनेशनल कोई एक जो है बनाने की, किसी एक टर्म विकसित करने की जो है परमिशन मिली है। इससे पहले इसे ऑस्ट्रेलिया में ये एक परमिशन मिली थी और उसके बाद अब ये म्यांमार में दूसरा कोई ऐसा बंदरगाह होगा जिसे अदानी ग्रुप जो है इसे खुद से डेवलप करेगा। अब देखिए, ये तो एक मंजूरी मिली है कि म्यांमार में मिली है और किस क्षेत्र के तहत? ये जो क्षेत्र है वो है यांगून क्षेत्र। अगर आप मैप में देखेंगे तो ये है यांगून क्षेत्र और यहीं पे वो अपना जो है पोर्ट, जो बंदरगाह है, वो म्यांमार सरकार के लिए, और इसके साथ ही और भी कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर के वर्क हैं जो अदानी जो है म्यांमार गवर्नमेंट के लिए करेगा। अब ये बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन है अगर आप समझे तो, क्योंकि आपको पता है कि चाइना और पाकिस्तान जो इधर आपको दिखेगा
मैप चूंकि भारत का आधा ही दिख रहा है, तो उसके अगर हम वेस्ट वार्ड देखें तो वहाँ पे पाकिस्तान है। चाइना और पाकिस्तान जिस तरह से सी लेवल से डील करते हैं, ऐसे में यांगून पे अगर इंडिया का अपना कोई प्रेजेंस होता है तो ये इसको काउंटर करने के लिए बहुत ही स्ट्रेटजिकली एक स्टेप हो सकता है। अगर अदानी वहाँ पे पोर्ट को डेवलप करता है और फिर इंडिया वहाँ पे कुछ ना कुछ पार्ट उसके कंट्रोल में रहता है, तो ये बहुत ही बड़ा एक स्ट्रेटजिक जो है एक जीत होगी भारत के लिए। अब अगला सवाल, किस राज्य में शोधकर्ताओं ने वाइन सांप की प्रजाति का पता लगाया? और सही जवाब है ऑप्शन डी, ओडिशा। अभी आपको मैं बता दूं कि इंडिया के लिए बहुत ही गोल्डन टाइम चल रहा है किस क्षेत्र में, कि ये जो सांपों की जो नई प्रजातियां हैं ये लगातार भारत में इसकी खोजबीन चल रही है, इसका पता लगाया जा रहा है। और ऐसे ऐसे सांप हैं जिन्हें मतलब अगर लास्ट देखें कि कब देखा गया, तो लगभग 100 साल पहले देखा गया इस वाइन सांप की इस प्रजाति को, और अब आया है। मतलब एक रिवर्स पूरी तरह से जो है एक चेंज हो रहा है एनवायरनमेंट के ऊपर, और ये एक इंटरनेशनल जो है एक इंटरेस्ट का सब्जेक्ट बन चुका है कि भारत में जिस तरह से सांपों के इस नए प्रजाति को वापस देखा जा रहा है। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि केरल में किस तरह से रेड वाइपर को देखा गया, वैसे ही मेघालय में क्या हुआ था, वहाँ पे एक रेन लविंग सांप को जो है वो देखा गया, और अभी तीसरा जो है ये है वाइन सांप की प्रजाति का पता लगाया गया। ये जो है पूर्वी जो राज्य है उड़ीसा में, वहाँ पे इस नए सांप की प्रजाति को ढूंढी गई, और लगभग ये 109 साल के बाद जो है ये भारत में ये दिखा है। ये सांप को अगर आप देखें तो ये है वो सांप, इसे अगर आप देखेंगे तो ये एक बहुत ही पतला नुकीला सांप है जिसका सिर, संकीर्ण और नाक नुकीले होते हैं। अगर आप देखेंगे तो यह जो है एक कैमोफ्लॉग होता है और इसमें माहिर होता है। कैमोफ्लॉग मतलब क्या होता है कि अपने रंग बदलने में माहिर होता है। ये आसपास के वातावरण में घुल मिल जाता है और फिर किसी छिपकली, मेढक, पक्षी के इंतजार करते हैं। बहुत ही विषैला सांप होता है और यह सांप या तो हरे या भूरे रंग का ही होता है। यह पूर्व में होने वाले वर्षावनों, उत्तरवर्ती सवाना और सूखे जंगलों में ही पाए जाते हैं। तो ये इस सांप की विशेषता है। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम अभी चल रहा है एनवायरनमेंट के दृष्टिकोण से, तो ध्यान पे जरूर रखें, इसे नोट भी कर लें आप लोग। और अब आज का अगला सवाल, किस विभाग ने मानव ह्यूमन एटलस पहल की शुरुआत की? और सही जवाब है ऑप्शन डी, बायोटेक्नोलॉजी या जैव प्रौद्योगिकी विभाग। ये जो मानव है ह्यूमन एटलस पहल, इसे विज्ञान एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री के तहत जो डीबीटी डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी करती है, उसने इसे शुरू किया है। और यह क्या करेगा? मानव उत्तक मानचित्रण परियोजना ये मानव शरीर के विज्ञान की समझ को और बेहतर बनाने के लिए शुरू की गई है। अभी तक क्या है, जो लिटरेचर है वो साइंटिफिक लिटरेचर जो है अभी तक जो भारत में उपलब्ध नहीं है। और अब जब इस तरह का कोई हम एटलस को समझेंगे, इस तरह के समझ को अगर और भी हमें एक बुक फॉर्मेट में, एक डिजिटली या एक एटलस के फॉर्मेट में हमें मिलेगा, तो इसके ऊपर हमारी जो पहुंच है, हमारी जो एक समझ है, वो और भी ज़्यादा विस्तृत हो जाएगी। अगला सवाल, भारत ने किस राष्ट्र को $1 बिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट दी है? और सही जवाब है ऑप्शन सी, मंगोलिया। मंगोलिया में डोर्नोगोबी प्रांत में सेनशंड में पहली ग्रास रूट रिफाइनरी स्थापित करने के लिए भारत ने यह $1 बिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट जो है ये मंगोलिया को दिया है। इस रिफाइनरी की क्षमता 1.5 मिलियन मैट्रिक टन प्रति वर्ष होगी और इसे एक्जिम बैंक फंडिंग के द्वारा चालू किया जाएगा। ये जो लाइन ऑफ क्रेडिट होता है, या इसे आप लोग LOC के नाम से भी जानते हैं, ये किसी भी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट परियोजना के तहत दिया जाता है और इट इज़ इन द नेचर ऑफ सॉफ्ट लोन, जिसका इंटरेस्ट जो है बहुत ही कम होता है और यह कुछ सालों के लिए दिया जाता है और उसके बाद इसे रिपेमेंट की जाती है। यहाँ पे जैसा कि बताया कि भारत सरकार जो है एक्जिम बैंक के फंडिंग के तहत जो है इसे दी जाएगी मंगोलिया को। अगला सवाल, इनमें से किसे ICC ने पहली महिला मैच रेफरी नियुक्त किया है? और सही जवाब है ऑप्शन बी, GS लक्ष्मी। GS लक्ष्मी क्रिकेट के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब ICC ने किसी पहली महिला को मैच रेफरी नियुक्त किया है। 51 वर्ष की है और ये जैसा कि मैंने आपको पहली बार बताया था कि पहली महिला एम्पायर क्लेयर पोलासोक भी हुई थी, जिसे ICC ने हाल ही में नियुक्त किया था। उनके साथ ही यह मेंस क्रिकेट में नजर आएगी। तो अब समझिए वीमेन अब धीरे धीरे ये जो एक डिफरेंस था वीमेन और मैन गेम्स का, वो अब धीरे धीरे
खत्म होता दिख रहा है आईसीसी के इस पहल के तहत। जीएस लक्ष्मी की बात करें तो ये घरेलू महिला क्रिकेट में 2008 और 2009 में इन्होंने ऑफिशियली काम किया था और ये 3 महिला वनडे इंटरनेशनल मैच और 3 वीमेन T20 इंटरनेशनल मैचों में भी मैच रेफरी रह चुकी हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और अब आज का अंतिम और 8वां सवाल, हाल ही में किस संस्था द्वारा प्रकाशित एक अध्ययन में यह पता चला कि चंद्रमा लाखों साल से सिकुड़ रहा है? और सही जवाब है ऑप्शन ए, नासा। नासा ने हाल ही में अपने अध्ययन को प्रकाशित किया जिसमें बताया कि यह लाखों साल से सिकुड़ते जा रहा है और अब तक 150 फीट से अधिक सिकुड़ चुका है कई 100 मिलियन वर्षों में, और ये अभी भी जारी ही है, सिकुड़ना इसका जारी ही है। तो दोस्तों यहीं खत्म करेंगे आज के इस सेगमेंट को, बढ़ेंगे आज के अगले सेगमेंट पे जहाँ पे मैंने आपसे एक सवाल पूछा, उसका जवाब बताएंगे और आपके लिए एक नया सवाल भी रखेंगे। मैंने आपसे पूछा था कि संयुक्त राष्ट्र ने सतत विकास लक्ष्य की प्राप्ति हेतु किस भारतीय अभिनेत्री को अपना विशेष दूत बनाया? और सही जवाब था ऑप्शन ए, दिया मिर्जा। दिया मिर्जा को संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो ग्यूटेरेस ने इनके अलावा अलीबाबा के जैक मा सहित विश्व की 17 अन्य मशहूर हस्तियों को अंतर्राष्ट्रीय संस्था के विशेष कार्य हेतु चुना है। इससे पहले आपको बता दूं कि दिया मिर्जा भारत के UNEP जो संयुक्त राष्ट्र एनवायरनमेंट प्रोग्राम है इसकी भी सद्भावना दूत है। साथ ही चीनी की जो बहुराष्ट्रीय कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है अलीबाबा, इनके जो संस्थापक हैं जैक मा, वो भी 2016 से SDG से जुड़े हुए हैं। तो ये सब कार्य देखते हुए इन्हें जो है अभी SDG के प्राप्ति हेतु इन लोगों को अभी वहाँ का विशेष दूत बनाया गया। और एक सवाल आपके लिए जिसका जवाब आपको हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के देना है, इनमें से किसे मैकेन इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल लीडरशिप 2019 से सम्मानित किया गया? आप अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स पे लिख के दें। वीडियो अच्छा लगा तो इसे अधिक से अधिक आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें अगर अब तक आपने नहीं किया है तो, और देखते रहें जागरणजोश.com।